हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल IAS एकेडमी पे। आज एक बार फिर हम लोग जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में हैं और शेष जो अक्टूबर माह के जो कुछ घटनाएं थी जिसको हमने देखना था, आइए शुरू करते हैं आज मंथली करंट अफेयर। देखते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन का। उल्का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान है। कह रहा है कि मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2023 में भारत का चौथावां स्थान है, जिसमें भारत ने अपने प्रतिद्वंदी यूके एवं जापान को पीछे छोड़ते हुए 47वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? 47वां स्थान प्राप्त किया। यह किस संस्था द्वारा कराया जाता है? उल्का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। कौन प्रदान करता है? देखते हैं। उल्का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, उल्का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का चौथावां स्थान आप देखते हैं 47। चौथा है 47 है। किसको पीछे छोड़ा इन्होंने? यूनाइटेड किंगडम को और जापान को। ठीक है, इन देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत में मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत को 47वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और भारत में छात्र देखते हैं कि भारत में कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? तो 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे विश्व की जगह अगर केवल शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व न होगा, तब क्या होगा? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किसकी याद में मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कि किसकी याद में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है अक्टूबर माह का, जो आपके एग्जाम में बन सकता है, चाहे वो RO हो, ARO हो, RO की बात हो, या बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार सरकार द्वारा फिर से एक बार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कुछ बदलावों के साथ। आप लोग नोटिफिकेशन को भली भांति देख के फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। बच्चों की परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने इन परीक्षाओं को, जो 2 दिन होती थी, इन परीक्षाओं के 1 दिन कर दिया है। जो भाषा का विषय, जो भाषा का पेपर होता था, वह अब उसी पेपर में संयोजित कर दिया गया है 30 मार्क में। देखेंगे 30 मार्क का भाषा का होगा, जिसमें 8 नंबर की इंग्लिश होगी और 22 नंबर का हिंदी के पेपर होगा। हिंदी के भाषा से पूछे जाएगा, जो क्वालिफाइंग नेचर है। 40 क्वेश्चन GS है और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है। जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई हों, जूनियर, वो 6 से 8 में क्या कर सकते हैं? फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह करंट अफेयर केवल ARO के लिए दृष्टिकोण से ही उचित नहीं, या BPSC, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं एक दिवसीय हों, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए गए, और यहाँ पे जो ज़रूरत होगी उसमें मैं क्या आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न RO हो, चाहे BPSC के लिए हो, चाहे BPSC के लिए हो, या जितनी भी वनडे एग्ज़ाम हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सबके लिए यह क्या है? सभी एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्योंकि प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुस्तकें 2023 में इंडेक्स, ऐसे प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे खेलों से प्रश्न बनते हैं कि किन खेलों में क्या जीते। अभी जल्द से जल्द एशियन गेम समाप्त हुआ, तो एशियन गेम से प्रश्न बन सकता है। मैंने पूछा कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ पे संपन्न हुआ, कौन सा संस्करण था, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पूछेगा जो स्वर्ण पदक जीता, पहली बार जिन खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, ऐसे खेलों को याद रखने की ज़रूरत है। वह खिलाड़ी किस क्षेत्र से आता है, किस राज्य से संबंध रखता है, किस खेल से संबंध रखता है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कारों को याद रखा जाना चाहिए। जैसे नोबल प्राइज़ देखा जाए कि किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला, यह याद रखने की ज़रूरत है।
प्रमुख खेल, प्रमुख पुरस्कार, कुछ किताबों को विमोचन हुआ, उन किताबों को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सब महत्वपूर्ण है। कुछ जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पे। ये अक्टूबर माह की हैं, आपको अगले माह की जल्द से जल्द क्लास आपको दे दी जाएगी। इसका PDF भी आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग इसको हमारे वीडियो में चल रहे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके टेलीग्राम पे आप जो है इसको PDF में प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक किसको चुना है, किसको नियुक्त किया गया है, तो आप देखते हैं मुनीश कपूर को। किसको नियुक्त किया गया? मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए कुछ प्रमुख योजनाएं भी हैं सरकार के द्वारा, कुछ प्रमुख योजनाएं भी जो सरकार देखिए रहती है। वर्तमान सरकार का कहीं ना कहीं छाप जो है वह वर्तमान पेपर पे देखने को मिलेगा। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं वहाँ पे आपसे पूछेंगी, तो ऐसी योजनाओं पे भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। देखिए मैंने अभी कहा आपको, क्या कहा कि मुख्यमंत्री, देखेंगे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किसकी बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई। किसके लिए शुरू की गई, सबसे पहली बात जान लीजिए आप। प्रश्न बन सकता है किस सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। जिसको हिमाचल सरकार की परीक्षा देना है, हिमाचल प्रदेश की परीक्षा देना है, ऐसे लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए या कहीं ना कहीं हिमाचल स्पेशल भी है। और यह पूछ भी सकता है कि सुख आश्रय योजना कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। और किसके लिए? अनाथ बच्चों की सहायता हेतु। किसके हेतु? अनाथ बच्चों की सहायता हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की, यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि कुल कितना GST संग्रह हुए, GST राजस्व संग्रह प्रत्यक्ष रूप से, तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो ऐसे प्रश्न को देखना, यह प्रश्न लगभग यह तय माना जाए कि यह परीक्षाओं में पूछेगा। और यह इकोनॉमिक्स को बिल्कुल गौर नहीं माना जा सकता। इकोनॉमिक्स से भी आजकल प्रश्न, अच्छे खासे प्रश्नों की संख्या देखने को मिल रही। देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है कि भारत की विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.3 हो जाएगी। उत्तर किसके अनुसार, मतलब यह जो रिपोर्ट दी गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के फाइनेंशियल ईयर 2023 में विकास दर 7.2 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो है क्या हो जाएगी? 6.4 हो जाएगी। यह किसके द्वारा दिया? देखिए जो भी रिपोर्ट्स आती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, यह अनावश्यक या ऐसे प्रकाशित नहीं की जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं किसके द्वारा की गई। तो आप देखेंगे कि विश्व बैंक के अनुसार यह कहा गया कि जो भारत का फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो विकास दर है वो 7.2 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितनी हो जाएगी? 6.3% हो जाएगी। तो किसके द्वारा है? विश्व बैंक द्वारा। यह भी प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण है, आप लिख लीजिए। ऐसे प्रश्न ही आपको राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यह कक्षा मैंने कहा सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, चाहे वो जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं सबको ध्यान में रखी गई हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 के, मैंने कहा कि साहित्य, मैंने नोबेल को लेके एक अलग कक्षा का बनाई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे भी। जॉन फॉसे नॉर्वेजियन लेखक एवं नाटककार हैं और अभिनव नाटक एवं गद्य के लिए इनको मिला है। ठीक है, इसको ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं एशियाई खेल 2023 में महिला तीरंदाजी कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने? तो आप देखते, मैंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशियन गेम से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन बनना लगभग तय माना जाए। अगर गेम से प्रश्न बनता है तो एशियन गेम से ये प्रश्न बन सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परमजीत कौर, और कौन है? आदिति गोपी चंद ने। किसने? आदिति गोपी चंद ने। अब यहां से प्रश्न बन सकता है आपको कि तीर अंदाजी खेल से संबंधित हैं, नाम दे देगा आपको। आदिति गोपी चंद, रानी रामपाल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप अगर आदिति गोपी चंद का नाम नहीं सुने हैं तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, देखिए प्रश्न जब भी आए तो आप
प्रश्नों को हल करने के लिए एलिमिनेट प्रक्रिया, कुछ तो आप अगर पढ़े रहेंगे आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं कड़म बलेश्वरी तीरंदाजी खेल से नहीं, आपको दे दे स्मृति मंधाना का नाम दे दे, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना कि वो किस खेल से संबंधित है। तो एलिमिनेट से भी कहीं ना कहीं जब एलिमिनेट करते हैं हम, एलिमिनेट प्रोसेस से करते हैं प्रश्न, तो 1-2 का भी अगर आंसर आता है तो कहीं ना कहीं हम करीब करीब पहुंच जाते हैं उसके, ठीक है। तो ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ कौन सा सही होगा, आदिति गोपी चंद, या ज्योति सुरेखा वेन्नम पूछ सकता है, या परनीत कौर के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एटो जीरो यानी एटो जीरो क्या होता है, कह रहा है एटो जीरो यानी एक्सिलरेट टू नेट जीरो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्सिलरेट टू नेट जीरो की बात कर रहा है। आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे किया गया आसियान सम्मेलन, तो आप देखते हैं कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहाँ पे है, मलेशिया में। यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं पूछता हूं आपसे, आसियान संगठन का स्थापना कब हुई और आसियान में कुल कितने देश हैं, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। कुआलालंपुर मलेशिया में 820 की क्या किया गया, मतलब एक्सरेट टू नेट जीरो का सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला 7वां देश है। क्वांटम प्रौद्योगिकी यानी इस क्वांटम प्रौद्योगिकी जो है, ठीक है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो भारत अपनाया है, भारत ने हाल ही में अपनाया है। तो कह रहा है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत चौथा देश है। क्या भारत से पूर्व देशों में क्वांटम टेक्नोलॉजी थी, तो जी बिल्कुल थी। तो भारत चौथा देश है, 7वां देश बना है। भारत चौथा देश बना है, 7वां देश बना है जो क्वांटम प्रौद्योगिकी को अपनाया है। भारत का स्थान चौथा है, 7वां। यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस व टेक के दृष्टिकोण से, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अभी किसमें आपसे पूछ लेगा, साइंस व टेक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए और ऑनलाइन विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए आप लोगों के लिए कल से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्लास शुरू की जाएगी। आप लोग आइए, जुड़िए क्लास से और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। कल से आपकी क्लास शुरू होगी, यानी 6/11/2023 दिन सोमवार से आपकी क्लास ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों कक्षाएं चलाई जाएंगी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। कह रहा है कि यह प्रश्न है कि पुरुष विश्व कप आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो आयोजन स्थल कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, भारत में। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, भारत में। और इसका किसको नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, गॉड को, क्रिकेट के भगवान को। क्रिकेट का भगवान किसको कहते हैं आप देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर को। किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि इनकी कीर्ति जो है बिल्कुल अमिट है। इनकी कीर्ति, इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान खड़ा कर रखा है क्रिकेट जगत में, इसलिए इनको क्रिकेट के जगत का भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिकेट के जगत का भगवान भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जलवायु परिवर्तन। देखिए किसकी बात कर रहा है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य हेतु डच विज्ञान में सर्वोच्च स्पिनोजा सम्मान दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरणविद से संबंधित है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह बन सकता है। यह प्रश्न क्या बताया है, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में डच विज्ञान में सर्वोच्च स्पिनोजा सम्मान। अभी यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, यह प्रश्न बन सकता है कि किसको दिया गया, प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को, जो कहाँ की हैं, किस मूल की हैं। देखो इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहले चीज, स्पिनोजा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है।
किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किसको दिया गया? तो आप कहेंगे प्रोफेसर जोईता गुप्ता। किसको? प्रोफेसर या डॉक्टर जोईता गुप्ता को दिया गया। वह किस मूल की थी? भारतीय मूल की। किस मूल की थी? भारतीय मूल की। प्रश्न क्या बन सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो यहां से प्रश्न 3 प्रश्न बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं मैंने आपको बताया कि स्पिनोजा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया गया 2023 में, वह किस मूल की थी। तो कौन है? डॉक्टर जोईता गुप्ता। कहाँ की हैं? भारतीय मूल की हैं। समझ गए? चलिए आइए आगे देखते हैं। विश्व सेरेब्रम पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान देने योग्य बात है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो क्या देखते हैं हम, कब किसको कब दिया गया है? 6 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को। विषय क्या था? थीम क्या थी? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। टुगेदर स्ट्रॉन्गर, यह भी महत्वपूर्ण है। थीम मैंने कहा कि थीम के लिए भी आपकी क्लास हम रख देंगे, लेकिन फिलहाल जो थीम है कुछ हमने एडजस्ट किया है उसमें आपको दे दिया, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि विश्व सेरेब्रम पाल्सी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को और इसकी थीम क्या थी? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। टुगेदर स्ट्रॉन्गर। आगे देखते हैं। उद्योग में निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु हस्ताक्षर किया गया है, मेमोरेंडम किया गया है। वह किसके किसके बीच ये उद्योग निवेश और सहयोग में हुआ है? तो हम देखते हैं भारत और यूएई के बीच। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, कुछ समझौते हुए हों, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हों, तो ऐसे भी कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञापन है, समझौते हैं जिस पे दस्तखत हुई किन किन देशों के मध्य हुआ हो, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण। उद्योग और निवेश के सहयोग को बढ़ावा देने हो तो भारत ने जो है अभी हस्ताक्षर किए हैं, वो किस देश के साथ? भारत और यूएई ने। भारत और यूएई के मध्य। चलिए आगे देखते हैं। LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। यह किसके द्वारा निर्माण किया गया? अभी जो भारत का तेजस लड़ाकू विमान है उसका ट्विन सीटर संस्करण आया है, उसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन से? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब आपको पूछ सकता है तेजस के बारे में कि तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण किसके द्वारा प्रतिपादित भारतीय वायुसेना को सौंपा गया? किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब यहाँ से हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न कंपनी है, नवरत्ना है, या किस कैटेगरी में की कंपनी है? ठीक है, HAL जो है वह किस कैटेगरी की कंपनी है, किस कैटेगरी में आती है? इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न, एशियन खेल 2023 में हॉकी में स्वर्ण पदक जापान को हराकर जीता किसने? भारत ने। और हॉकी से प्रश्न आए तो हॉकी ही हमारा क्या है? राष्ट्रीय खेल है। और इससे संबंधित कौन है? मेजर ध्यानचंद, जिसको जैसे सचिन तेंदुलकर ने कीर्ति स्थापित की है क्रिकेट जगत में, वैसे ही हॉकी में जो है कीर्ति स्थापित की है किन्होंने की है? मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद। भारत ने हराया है, किससे हराया? 5-1 से। इसकी विजय कैसी है? बहुत ही अच्छी विजय है, 5-1 से उन्होंने हराया। आगे देखते हैं, नोबेल में शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला है? मैंने कहा नोबेल की क्लास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, नरगिस मोहम्मदी को। कौन है यह? यह एक ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो शांति के लिए काम करती हैं। ठीक है, मानवाधिकार जहाँ युद्ध क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये क्या करती हैं? उनके बचाव, राहत सामग्री, ऐसे कार्यों को करती हैं। यह ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। यहाँ से प्रश्न बनना भी लगभग तय मानिए, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं नोबेल से भी। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा कौन? गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा कौन? गोवा। सब कितने खेल होंगे? 43 खेल की विधाओं के साथ। आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर। यहाँ से हमारा प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की थी? खेलों की मेजबानी किसने
की थी? क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की थी। ठीक है, और इसमें 43 खेल की विधाएं हैं। सब कितनी 36 में कितने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कुल कितनी विधाएं हैं? 43। सब कितने खेल की विधाएं हैं? 43 खेल की सारी विधाएं हैं। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक्स वो बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट के, इसको नोट कर लीजिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर को रखा है। रेपो दर को कितना रखा है उन्होंने? 6.5। यह बरकरार है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो मौद्रिक नीति है, जो मौद्रिक नीति आती है उसकी जो सीमित निर्धारित करती है, उस सीमित ने रेपो दर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं रखा है। और वह रेपो दर कितना है? 6.5%। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला, एशियाई खेल 2023 में स्क्वैश मिक्स में स्वर्ण पदक जीता किसने? दीपिका पल्लीकलम एवं हरिंदरपाल संधू ने। हरिंदरपाल संधू ने, यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, यह प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, पीएम मोदी ने देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। यह बिल्कुल ही यह अब तक के करंटों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए कि पीएम मोदी के द्वारा हाल में ही हाईटेक खेल प्रशिक्षण, ठीक है, कैसा? हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो आप देखते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है? एशियाई खेल 2023 के पुरुष क्रिकेट टीम में स्वर्ण पदक जीता किसने? भारत ने। किसको हराया है? अफगानिस्तान को। भारत अपने प्रतिद्वंदी अफगानिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता एशियन खेल में। वह कौन सा था एशियाई खेल में? भारत ने। किसने? भारत ने। ठीक है, देखते हैं कौन जीता? भारत। ठीक है, अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2023 में बैडमिंटन पुरुष युगल में स्वर्ण पदक किसने जीता? सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने एशियाई खेल में जो है बैडमिंटन पुरुष युगल में उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता किसने? भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में कंपाउंड तीरंदाजी में, अभी देखिए यह हमने बात की थी कंपाउंड तीर अंदाजी में महिलाओं की बात की थी। अब क्या करा? पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा है ना, एक युगल था, मतलब 2 लोग 3 लोग 2 युगल लोग खेलते हैं। ठीक है, और यह क्या कह रहा है? व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने जीता? देखो प्रश्न बन सकता है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि व्यक्तिगत खेल की बात कर रहा है कि व्यक्तिगत किसने जीता, तो कौन जीता? ओजस प्रवीण देव ताले ने। किसने? ओजस प्रवीण देव ताले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजानिया की राष्ट्रपति जितनी भी प्रमुख यात्राएं हैं उसका भी आप लोग विवरण बनाते चलिए, बाकी हम लास्ट जब आएगा, जब आपकी परीक्षाएं होने वाली होंगी उसके पूर्व कुछ प्रमुख खेल, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुस्तकें और जितनी भी प्रमुख यात्राएं, प्रमुख योजनाएं, यह सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में दे दी जाएंगी और एक क्लास में महामैराथन रख के आपको यह चीज़ें की जाएंगी, समझाया जाएगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं कौन आया था? सामिया सुलूह हसन। कौन थी? सामिया सुलूह हसन। कहाँ आए थे? तंजानिया की राष्ट्रपति आई थी। कहाँ पे? आए थे कहाँ पे? 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 2023 तक यह भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। कौन रहा? सामालिया सुलूह हसन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना अपने 91वें संस्करण की बात कर रहा है, 91वें संस्थापना दिवस पर नए प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण करेगी। कहाँ पे की उन्होंने? प्रयागराज में। यह भी उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी जितनी भी आप यूपी की परीक्षाएं देने जाते हैं उसके दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी यह यूपी स्पेशल है। क्या है? यूपी स्पेशल है, इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारतीय वायुसेना ने 91वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया? 8 अक्टूबर को। कहाँ पे मनाया?
कहाँ पे, प्रयागराज में। और उसके तब उन्होंने क्या किया, जो प्रतीक चिन्ह था, नए प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण हुआ। इसके पूर्व जो वायुसेना का लोगो था, जो चिन्ह था, उसको बदल दिया गया और वो नया चिन्ह पे लोकार्पण कहाँ पे हुआ, तो आप देखेंगे कहाँ पे हुआ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य जलीय जीव को सीएम योगी ने घोषित किया गया है। राज्य जलीय जीव को, गंगा डॉल्फिन को, गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती, गेरुआ, घाघरा नदी में डॉल्फिन मिलती हैं उत्तर प्रदेश। देख लो, ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल है, 2-3 उत्तर प्रदेश स्पेशल इसमें सबमिट किया गया है आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। दूसरा क्या कह रहा है कि यूपी में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम पर रखे गए हैं, नाम भी बदले गए हैं, इसके बारे में भी क्लास है। देखते हैं, प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम रख के उन्होंने क्या रख दिया, प्रतापगढ़ का बदल के माँ बेल्हा देवी, यानी धार्मिक स्थलों पे इनके नाम रखे गए रेलवे स्टेशनों के, कहाँ के, यूपी के। और कौन सा है, माँ बेल्हा देवी। अंतु जंक्शन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, माँ चंदिका देवी धाम, माँ चंदिका देवी धाम। और विश्वनाथगंज का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शनि देव धाम किया गया है। यूपी में 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलकर धार्मिक स्थलों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। 19वें एशियाई खेल में भारत ने पदकों में पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है। जी, पहली बार ऐसा है कि जब भारत किसी भी एशियाई गेम में जो इसके पदक हैं वो क्या है, शतक लगाया है, यानी 100 के पार हुए, या पहली बार है। 19वें तो कितना पाया है सब उसमें, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रांज, और कुल कितने हैं, 107। कब तक, यह कब तक का डाटा है, 7 अक्टूबर का डाटा है। ठीक है, आते हैं आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। 22वीं जीएसटी परिषद की बैठक में गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया, कितना परसेंट घटाया गया है, जीएसटी 5% जीएसटी को क्या कर दिया गया है, घटाया गया है। कितने परसेंट, 5% घटाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 91वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया। अभी हमने आपको बताया कब मनाया गया है, 8 अक्टूबर को। कहाँ मनाया गया, प्रयागराज में मनाया गया। क्या है, वायुसेना ने उस दिन क्या किया है, अपना नया लोगन, नया ध्वज क्या किया, अपनाया है। ठीक है, नए ध्वज को अपनाया गया, नए ध्वज का अनावरण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो हमास आतंकी संगठन हमले में जवाब में शुरू किया, कहाँ ने, इजराइल ने। इजराइल जो हमास के खिलाफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा, आईडीएफ के द्वारा, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसके द्वारा किस ऑपरेशन के माध्यम से हमास ने जो आक्रमण किया है, हमास को जवाब दिया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही, तो वह कौन सा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना है, इसको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ इजराइल ने क्या किया था, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया था, किसके विरुद्ध, हमास आतंकी संगठन के विरुद्ध। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष विवाद को लेके क्लास है, और जल्द से जल्द आप लोगों की ये क्लास मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न, इसमें कुछ सुधार किया जाए। मैंने कहा कि ध्यान दीजिएगा, एशियन गेम का कौथा संस्करण था, 19वां संस्करण था। ठीक है, 19वें संस्करण, ये 22 नहीं होगा, यहाँ पे 23 होगा, यानी 2023 में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीत के कौथा स्थान बनाया, चौथा स्थान। एशियन गेम में भारत का कौथा स्थान था, चौथा स्थान था। सब कितने स्वर्ण पदक उसने जीते, तो आप देखेंगे सब कितने स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे, कितने जीते थे, 28। और पहला स्थान पे कौन था, पहले स्थान पे, यह भी जानना जरूरी, पहले स्थान पे चीन था। एशियन गेम में पहले स्थान पे चीन था और भारत चौथा स्थान बनाया, जो कि अब तक के हुए एशियन गेम में क्या था, सबसे सर्वश्रेष्ठ था, जब चौथा स्थान बनाया और पदकों की संख्या पहली बार 100 से पार गई। ठीक है, कितने थे, यह बहुत जरूरी है याद करने का। सब 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत, 41 कांस्य। कितने आप देखेंगे, 28 स्वर्ण है और क्या है, 38 रजत है और 41 कांस्य के साथ भारत को चौथा स्थान बनाता है, चौथा पोजीशन भारत का था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर 19वीं गेम 1922 में पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, मेजबान देश चीन ने। किसने किया? मेजबान देश चीन ने 201 स्वर्ण पदक के साथ, 111 रजत, 71 कांस्य के साथ कुल कितने पदक थे? 383 पदक। सब कितने थे? 383 पदक। देखिए कितना अंतर है, 201 स्वर्ण, 111 रजत, 71 कांस्य पदक। हमेशा आप देखेंगे चीन, अमेरिका, ऐसे देश हमेशा जो है, चाहे ओलंपिक हो चाहे गेम्स हो, इसमें हमेशा क्या करते हैं? हमेशा वो सर्वोच्च स्थान बनाए रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने कहा सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। मेजबान देश यानी यह एशियन गेम हुआ है, जो एशियन गेम संपन्न हुआ वो कहाँ पे हुआ है? चीन देश में। इसलिए कहा मेजबान देश चीन ने प्रथम स्थान बनाया। सब कितने अंकों के, कितने पदकों के साथ? 383 पदक के साथ। स्वर्ण पदक कितना जीता? 201। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वें एशियन गेम 2026 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए कि 20वां एशियन गेम की मेजबानी अब कौन करेगा? जापान। कौन करेगा? जापान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लिख लीजिए। अब कब होगा? 2026 में। कब होगा? 2026 में। अगला देखते हैं। संयुक्त रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में ट्रेवल ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए क्या है? यह भी बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इस पे बात भी की थी आपसे। क्या कहा था? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। इसके पूर्व भी इस पे प्रश्नों पे चर्चा हुई थी। पाटा यानी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर की बात हुई है ना? किसकी बात हुई? एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो होगा वह किसके द्वारा? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति 4 दिन के लिए भारत दिल्ली पहुंची, आपको पता ही है। कौन थे? सामिया सुलूहू हसन। आगे देखते हैं, ये भी बात हो चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री इटली और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। भारत के रक्षा मंत्री इटली और फ्रांस पर जाएंगे। कौन है भारत का रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसके पूर्व यह गृह मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, यह चीज़ें जान लीजिए आप इनके बारे में। और यह कहाँ जा रहे हैं? इटली और फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। 6.3 तीव्रता के 2 भूकंपों में लगभग 2060 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? अभी बहुत ही दुखद है कि 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया था अक्टूबर माह में, जिसने अफगानिस्तान में 2060 लोग क्या हो गए? मृत्युगत को प्राप्त हो गए। कितने में? अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमारे वर्तमान में भी भूकंप महसूस किया गया है 1-2 दिन पहले, और उसका जो केंद्र बिंदु था वो नेपाल में था। नेपाल में भी बहुत नुकसान हुआ, इस पे भी देख लीजिएगा, प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यह प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का है, इसको नोट कर लीजिए। 2023-24 की पहली छमाही में भारत की बिजली खपत 8% क्या हो गया? बढ़कर हो गई है। कितने हो गई है? लगभग 847 अरब यूनिट। भारत की जो बिजली खपत है वो बढ़ गई। कितने % बढ़ी है? 8% बढ़ी। किस छमाही की बात कर रहा है? पहली छमाही की बात कर रहा है 2023-24 में। और कितने यूनिट बढ़ी है? लगभग 847 अरब यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD। ठीक है, एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जर्नल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। किसको? भारत को। और चौथी बार, तीसरी बार लगातार। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें भी भारत के देखने को भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ी बात है, और यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जहाँ पे जर्नल कॉन्फ्रेंस के लिए, जर्नल कॉन्फ्रेंस किसकी? AIBD की। AIBD अर्थात एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का जो जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भारत को अध्यक्षता करने को मिला, अध्यक्ष चुना गया। कितनी बार? तीसरी बार, लगातार तीसरी बार इसको क्या किया गया? अध्यक्षता के लिए चुना गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
ने नया अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? रामास्वामी एन को। कहा ना मैंने कुछ प्रमुख नियुक्तियां भी हैं, इसको भी देख लिया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में नेवस्केस कार्ड लॉन्च किया गया, किसने किया है? भारतीय नौसेना और एसबीआई ने। यह उसकी मिली, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। क्या है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो नेवी, देखिए लिखा है यहां से हम समझ सकते हैं, NAVE कैश, ई कैश, नेव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है, किसने? भारतीय नौसेना और एसबीआई ने। किसने? भारतीय नौसेना और एसबीआई ने ई कैश कार्ड जारी किया है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको लिख लीजिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया 9 अक्टूबर को, इसके बारे में भी चर्चा होंगे, जो प्रमुख दिवस थे। टुगेदर फॉर, क्या थीम क्या थी? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जान लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, विश्व डाक दिवस है। और भारतीय डाक दिवस भी है, या आप लोग कमेंट में बताइए कि भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अगला चीज देखते हैं, अगला प्रश्न। भारत 6G विजन में योगदान देने हेतु पहली 6G लैब लॉन्च की है, कहाँ ने? नोकिया ने किया है। किस कंपनी ने किया है? नोकिया ने। कहा? बंगलुरु में। देखते हैं अधिकतर अगर ऐसी कोई टेक्निकल बातें हों जो सॉफ्टवेयर से हों, हार्डवेयर से हों, तो ऐसी चीज़ अगर देखने को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हब है कौन? बंगलौर। ठीक है, तो ऐसी अगर प्रश्न आते हैं तो आप एक लेट के लिए बंगलौर को ध्यान दीजिएगा। भारत ने 6G विजन, 6 जनरेशन विजन में योगदान देने तो पहली जो 6G लैब का लॉन्च किया है वो किसने किया है? नोकिया ने। और कहाँ पे? बंगलुरु में। ठीक है, अगला देखते हैं। 9वां G20 संसदीय, चौथा संस्करण है, 9वां, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित की गई, कहाँ पे? 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में। 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। क्या है, क्या थीम थी? पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ। कह रहा है कि पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली वन फ्यूचर, वन फैमिली वन फ्यूचर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? तो आप देखते हैं 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में की गई। पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम थी। आपसे यहाँ से प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइए। 8वां पार्लियामेंट यानी संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? 8वां संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जो मरचा धान है उसको जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य का 6ठा कृषि उत्पाद बन गया है। कौन बना है? बिहार। कौन बना है? बिहार। ठीक है, बिहार का पश्चिमी कौन जिला? चंपारण में उपजाए जाने वाले काले चावल की एक किस्म है। अब यहां से प्रश्न बनता है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि किस्म आपको दे देगा फसल व उसकी किस्म, लिख देगा कि मरचा धान, आपको दे देगा कि मरचा धान किस धान का हाइब्रिड है या किस धान है, यानी काला चावल है, बासमती है। तो आपको यह चीज याद रखिएगा कि यह काले चावल की ही एक किस्म है। किस चावल की? काले चावल की एक किस्म है जो क्या है? मरचा धान, जिसने अभी जल्द ही क्या प्राप्त किया है? GI टैग प्राप्त किया है। और राज्य का 6ठा कृषि उत्पादन, यह बहुत याद करने की जरूरत है कि राज्य का 6ठा कृषि उत्पाद बन गया है। और कहाँ का? बिहार का। यहां से मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि भारत का सबसे बड़ा चावल यानी धान उत्पादक देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश कौन सा है? चलिए आगे देखते हैं। वार्षिक संयुक्त अभ्यास 2023 चक्रवात 2023 का आयोजन किया गया। उत्तर 9 से 11 अक्टूबर गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा। मैंने कहा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसके बारे में भी एक क्लास रखी जाएगी, चर्चा की जाएगी। अगला देखते हैं। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस यानी ASC एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, यानी कह रहा है कि
कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हो रहा है कहाँ पे? कोच्चि में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोच्चि में हो रहा है। और इंस्पायर मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज का भारतीय स्तरीय क्या है? स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित हुई कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आइए देखते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, जो मैंने भारतीय कहा वही उसी की बात कर रहा है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया गया आप लोगों ने देखा है? 9 अक्टूबर को। इंडिया पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे मैंने जोड़ दिया आप लोगों को जानकारी के लिए। 1854 में किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहली बार इंडिया पोस्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। यह भी 10 अक्टूबर को। क्या इसका थीम क्या थी? थीम क्या थी? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। कह रहा है कि जो विश्व मेंटल हेल्थ माने क्या है? मानसिक स्वास्थ्य इज ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, सभी विश्व में क्या है? मनुष्य का अधिकार है। ठीक है, मतलब हर मनुष्य का यह अधिकार है विश्व में कि क्या हो? मेंटली हेल्दी हो, है ना। माने मानसिक स्वास्थ्य जो है पूरे विश्व का क्या है? विश्व के मानव का मानवाधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां भारत स्वीडन इनोवेशन दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। थीम क्या थी? एक्सक्लेटिंग ग्रीन ग्रोथ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्वीडन इनोवेशन दिवस मनाया गया। कौन सा स्वीडन इनोवेशन? भारत। और उसकी थीम क्या थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कौन कौन से वह बैंक है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं कहा जितने भी ऐसे घटना हैं जो इकोनॉमिक्स से संबंध रखती हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे। तो किनकी बात किया है? एसबीपी, सह्याद्री, रहीमतपुर, गढ़िलगंज, कल्याण जनता, यह सहकारी बैंक हैं जिन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, क्या है? मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में पहली बार क्या है? ह्यूस्टन शहर में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन किया गया। यह भी कहाँ पे है? यह दोनों महत्वपूर्ण है प्रश्न। कहाँ पे है? अमेरिका के न्यू जर्सी में। कहाँ पे है? अमेरिका के न्यू जर्सी में। अमेरिका के न्यू जर्सी में। शिकागो मैराथन पुरुष 2023 का खिताब जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? केल्विन किप्टन। कहाँ के आते हैं? केनिया के। कितने समय में? लगभग देख लीजिएगा 2 घंटे 35 सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल, मैंने कहा क्लास है लास्ट में इसको बात हो जाएगी। क्लाउडिन गोल्डिन कहाँ के थे? अमेरिका के। भारत और तंजानिया ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? अभी मैंने बताया आपको कौन है, अभी आप लोगों को बताया कि तंजानिया के राष्ट्रपति की दौरा था। ठीक है, जहाँ पे 6 समझौते हुए। वह 6 समझौते क्या क्या प्रमुख समझौते थे देखते हैं। खेल संबंधी, समुद्री उद्योग संबंधी, सांस्कृतिक विनिमय, तंजानिया में औद्योगिक पार्क, डिजिटल समाधानों और व्हाइट शिपिंग की जानकारी साझा करना, यह प्रमुख थे। वह 6 समझौते थे। खेल है, समुद्री उद्योग है, सांस्कृतिक विनिमय है, तंजानिया में औद्योगिक पार्क की बात है, डिजिटल समाधानों और व्हाइट शिपिंग की जानकारियाँ साझा करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह कोई योजना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे पूछते हैं, यह कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 1857 के विद्रोह में गोरखपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में गोरखपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र शाही ने,
कदम सिंह ने, शहीद हसन ने या गजाधर सिंह ने। अगला प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? इसका भी आप लोग उत्तर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही इस पे चर्चा की थी कि ताशकंद समझौता में भारत के किस प्रधानमंत्री की रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई। इसके बारे में आप लोग उत्तर देंगे। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजित हुई थी, कहाँ पे हुई थी? राजगृह, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडनगढ़ में। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, आप बताएंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, इसका भी आप लोग उत्तर दीजिएगा। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेहनत करिए, काम करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 आयोजित हुई थी, कहाँ पे? अगला प्रश्न है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुई थी? सूरत में, नागपुर में, सतारा में, इंदौर में। इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, स्टारफिश है, शार्क्स है। यहाँ पे मैं एक प्रश्न और जोड़ता हूँ कि कब जलीय जीव की घोषणा हुई, इसके बारे में भी आप उत्तर देंगे कि कब हुई, यह घोषणा कब हुई। इसमें से जो भी ऑप्शन है कि उसे कब जलीय जीव माना गया, कब राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा हुई, यह घोषणा कब हुई, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा साथ में। अगला प्रश्न है, स्टोफेट क्रिप्स की अध्यक्षता में गठित क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है, पूछ रहा है कि स्टोफेट क्रिप्स की अध्यक्षता में गठित क्रिप्स मिशन भारत कब आया। इसका भी उत्तर आप लोग देंगे। 43 में आया, 42 में आया, 45 में आया, 44 में आया। कब आया क्रिप्स मिशन भारत, कब आया था? और कहीं ना कहीं देखेंगे आप, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्रिप्स मिशन के माध्यम से ही भारत में जो है क्या है, पहली बार भारत में जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा ही संविधान गठन की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। क्रिप्स मिशन के माध्यम से ही भारत में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। और देखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इस प्रस्ताव को क्या दे दिया गया, व्यवहारिक रूप दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य प्रश्न थे आपसे, और मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि आप लोगों के लिए नोबल विजेताओं का नाम और किस श्रेणी में दिया गया, कौन से इंस्टीट्यूट ने दिया, इसकी बात हम आपसे कर लेंगे, जो आपके सामने है। आप देख लीजिए किन किन क्षेत्रों में नोबल दिया जाता है, यह देख लीजिए प्रमुखता से। ठीक है, एक दिन नोबल की मैं एक अलग क्लास रखूंगा। नोबल किसके नाम पे दिया जाता है, नोबल पुरस्कार कब शुरू किया गया, सर्वप्रथम किन किन क्षेत्रों में दिया जाता था, उसके बाद किन क्षेत्रों को बाद में दिया गया, जोड़ा गया, और क्या सभी नोबल एक ही जगह दिए जाते हैं कि कुछ नोबल कहीं अलग दिए जाते हैं, जैसे शांति का नोबल कहाँ पे दिया जाता है। यह सब सारी बातों का चर्चा अगली क्लास में हम लोग एक क्लास में करेंगे। आइए देख लीजिए, फिलियोलॉजी मेडिसिन में किसको मिला है, डू वीसमैन यूएसए, कैटालिन कारिको हंगरी को, इनको मिला है। कब मिला है, 2 अक्टूबर को मिला है। और दोनों लोगों को किसने दिया है, कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट ने। किसने दिया है, कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट और कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट किसको दिया गया है मेडिसिन में या फिलियोलॉजी में, किसको दिया गया है, डू वीसमैन कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और कैटालिन कारिको कहाँ की है, हंगरी की। अगला देखते हैं भौतिकी में किसको मिला है, पियरे एगोस्टिनी को। पियरे एगोस्टिनी कहाँ के हैं, फ्रांस के। फेनरे क्रॉस हंगरी, एनी एल ह्यूलियर कहाँ, फ्रांस के। 2 लोग फ्रांस के, एक हंगरी के। कहीं ना कहीं हंगरी के 2 लोगों को, यानी एक मेडिसिन में और एक भौतिकी में। और फ्रांस को पियरे एगोस्टिनी और एनी एल ह्यूलियर फ्रांस को मिला। ठीक है, अगला देखते हैं कब मिला, 3 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर को किसको मिला देखते हैं, रसायन विज्ञान में मॉगी जी बावेंडी फ्रांस, लुई ई ब्रूस यूएसए, एलेक्सी एल एकिमो रूस को। ठीक है,
इनको क्या मिला, केमिस्ट्री में मिला। साहित्य में किसको मिला, जान फॉसे। मैंने अभी आपसे बात की कहाँ के, स्वीडिश अकादमी के द्वारा इनको दिया गया, किसको, जान फॉसे को, जो क्या है नॉर्वेजियन है। कब मिला, 5 अक्टूबर को। शांति में मैंने बात किया नरगिस मोहम्मदी को, क्या है ईरान की, क्या है मानवाधिकार संगठन में वो कार्यकर्ता हैं। अगला आर्थिक विज्ञान में किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को, यूएसए ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह आप लोग ध्यान से एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लीजिएगा और 6 लिख लीजिएगा। फियोलॉजी, मेडिसिन, भौतिकी, रसायन, साहित्य और आर्थिक विज्ञान। देखिए पढ़ने का तरीका। और यह न लिखिएगा, प्राप्तकर्ता देश, घोषणा प्रदाता, यह 4 कॉलम बना लीजिए। 2 से 3, 4, 5 बार पढ़िए। फिर फियोलॉजी लिखिए, भौतिकी लिखिए, रसायन लिखिए, साहित्य लिखिए, शांति लिखिए और आर्थिकी, और फिर इनके नाम लिखिए। डू वीसमैन मतलब आप याद करिए, फिर इनका नाम लिखिए, घोषणा कब हुई और प्रदाता कौन है। ठीक है, ऐसे आप 2 से 3 बार करेंगे तो यह चीज आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। बात करते हैं कि किन किन भारतीयों को प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको प्राप्त हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब प्राप्त हुआ है, साहित्य में प्राप्त हुआ है 1913 में। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में पहला पुरस्कार मिला था भारतीयों को 1913 में। बहुत सारी बात है इसके पीछे के, बहुत सारे तर्क हैं। जब आप देखते हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे इनसे भी योग्य लोग थे, लेकिन उनको भारत में नोबेल नहीं मिला। नोबेल न मिलने का बहुत सारी कारण भी होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रगान है वह 1911 में राज प्रथम के आगमनी के लिए गाया गया गीत था, जिसकी रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। अगला देखते हैं, सीवी रमन। कौन है, सीवी रमन। भौतिकी में इनको मिला था 1930 में। सीवी रमन को मिला था भौतिकी में 1930 में। हरगोविंद खुराना को किस में मिला था, चिकित्सा में मिला था 1968 में। ठीक है, मदर टेरेसा को मिला था शांति में। मदर टेरेसा को मिला था शांति में। कहाँ मिला था, शांति में 1979। मैं आपसे पूछता हूँ, मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी, आप बताइए। यह कहाँ की निवासी थी, मूल निवासी कहाँ की थी, आप लोग बताइए। अगला देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस में मिला था, भौतिकी में। 2 बार भौतिकी में मिला है भारत को, एक बार सीवी रमन को, दूसरी बार सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में। फिर वीएस नागपाल को साहित्य में मिला 2001 में। वेंकट रमन को रसायन में मिला 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति में मिला 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को फिर मिला अर्थशास्त्र में 2019 में। यानी भारत को अब तक कितनी बार मिला, कितने रसायन में मिले हैं अब तक कुल नोबेल, अर्थशास्त्र में 2 बार, साहित्य में 2 बार, भौतिकी में 2 बार। ठीक है, और चिकित्सा में 1 बार और शांति में 2 बार। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है, स्वीडिश रसायनज्ञ, इंजीनियर, उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 से लेके 2023 तक कुल नोबेल कितने बार दिए गए हैं, 621 बार वर्णन दिया गया है। भौतिकी में कुल कितने दिए गए हैं, 117, रसायन में 115, मेडिसिन में 114, साहित्य में 116, शांति में 104 और आर्थिक में 55। ठीक है, आइए तो आज की आपकी क्लास करंट अफेयर की मंथली की समाप्त की जाती है। आगे शेष जो अक्टूबर माह में शेष घटनाएं हैं उस पर चर्चाएं होंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों, लक्ष्य प्राप्त कर सकें।